हेलो दोस्तों, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करना, जो कि पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली हम बात कर रहे हैं यूपीजीआईसी पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जिसका फॉर्म आउट हो चुका है और अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई थी। इसी के हम सेशंस कर रहे हैं और ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि पीजीटी हैं, हर किसी के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ही हर एक पीजीटी या फिर पीएससी एग्जामिनेशन से उठाए हुए ही क्वेश्चन है। अब में पहला क्वेश्चन देखेंगे, सारे कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड 8 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का कंपाउंड गिवन है और पूछा है कि NO इज प्रेजेंट एस, बिकॉज NO जो होता है वो दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव, दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शंस में फ्री रेडिकल तो नहीं और ना ही NO। इसमें आप चेक कर सकते हैं कैसे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है Na2 यूज हो रहा है, दैट मींस आयरन साइनाइड का होल 5NO और ये डॉट 2H2, लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है, दैट मींस ओवरऑल इसमें -2 चार्ज होगा। इसमें ओवरऑल -2 चार्ज है, दैट मींस अगर हम कंसिडर करके चल लें एक बार कि ये ओवरऑल कंपाउंड, मान लीजिए जो आयरन है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मान लो लेट अस सपोज X ऑक्सीडेशन स्टेट में है, साइनाइड पे चार्ज -1 का होता है और 5 साइनाइड है तो -1 चार्ज। लेट अस सपोज हम यहाँ पे केस ले लेते हैं, अगर, या फिर ऐसा लिख लो इसमें, इफ NO पॉजिटिव इज प्रेजेंट, उस केस में सीधा सीधा इसमें न्यूट्रल पूरा वैलेंसी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो इसके हिसाब से ये वैल्यू मान लेते हैं, अगर +1 है इक्वल टू -2, तो जो X की वैल्यू होगी, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में जो आयरन होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। कैलकुलेट करोगे X माइनस का 5 प्लस का 1 इज इक्वल टू -2, X माइनस का 4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू +2। ये तो बिल्कुल करेक्ट निकल के आ गया। दैट मींस आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, जब ये NO जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, तो +1 इसका करेक्ट आंसर होगा। यही अगर ये -1 होता तो ये वैल्यू -6 आती और ये आयरन अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका A करेक्ट होगा। अगला देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहां बनता है? जिस केस में वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जनरली जब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से, क्यों? वीक फील्ड लिगेंड वीक है तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाते, पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे, इसीलिए हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसीलिए हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब इन सभी में से चेक करो एक एक करके। जब ए ऑप्शन में देखोगे निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जो साइनाइड माइनस है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जब इसमें ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे तो ये S में, अगर ये D ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करो 1 2 3 4, इसके बाद तो जो निकिल +2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? D8 कॉन्फ़िगरेशन। तो पेयरिंग हो जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी, तो 4 यहाँ पे हैं, तो मिल करके ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का 1 2 3 4। ये मिल जाएगा, ये 3D, ये 4S और ये 4P। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्क्वायर प्लेनर शेप होगा और ये D अंदर की शेल इन्वॉल्व हो रही है, दैट मीन्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगले केस में, अब ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला ही केस है, अगला भी यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, आयरन इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 होगा। सेम साइनाइड ही है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। अब इसमें जब D की शेल्स को देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स टोटल D6 है तो ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। 6 यहाँ पे अगर
कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, तो 6 लिगेंड्स मिल करके ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है। बॉन्ड कहाँ से बनेगा, ये 2D के, एक S का और 3P के, ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और अंदर की शेल इन्वॉल्व है, दैट मींस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। ये रहा जिंक वाला NH3 के केस में, बिकॉज अमोनिया होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो इसका केस देख लेते हैं जिंक वाला, जिंक H2O, जिंक NH3 का होल 6 है, जिंक NH3 का होल 6 और +2। अब ये अमोनिया जो होता है ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है एंड इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ये वीक लिगेंड होगा। और जिंक यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मींस कंप्लीट D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिंक के केस में तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड ले लो, कंप्लीट जब शेल ही भरी हुई है तो फिर अंदर वाली शेल कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकती, तो फिर अंदर वाली शेल कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकती। इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। ये 3D, ये 4S और ये 4P। अगर ये 6 लिगेंड है तो अगली D शेल भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो ये शेल भी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये है नेक्स्ट 4D वाली शेल। तो हाइब्रिडाइजेशन इस केस में 1 2 3 4 5 6 ये 6 लिगेंड्स इन्वॉल्व होंगे और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आता है और यही बनता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें अंदर वाली डी शेल इन्वॉल्व ना हो वो कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये कहलाएगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वैसे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को जनरली कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लेकिन अब ये सारे पेयरिंग है तो इसमें वो बात आएगी ही नहीं। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। अगला देखिए, CFSE विल बी हाईएस्ट फॉर, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसके लिए हाईएस्ट होगी, ये डिपेंड करती है ऑन ये CFSE। ये दो फैक्टर्स पे अगर यहाँ पे देखा जाए, डिपेंड ऑन पहला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल, सेंटर मेटल आयन पे डिपेंड करेगी, और दूसरा डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। फर्स्ट ए वाले केस में जो कोबाल्ट है दैट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेक्स्ट में कोबाल्ट है, ये इसमें 4 लिगेंड्स -1, इसमें -1 चार्ज होता है, ये मिल जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सी में है मैंगनीज H2O न्यूट्रल होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। और लास्टली डी ऑप्शन में कोबाल्ट है इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इन सभी में देखो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं इनकी CFSE वैल्यू लो होगी, इसकी भी CFSE वैल्यू लो ही रहेगी। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो लीगेंड की स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड जो NH3 होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू फ्लोराइड। तो NH3 जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये D हाईएस्ट CFSE वैल्यू रखेगा। बाकी सभी में वैसे तो NCS ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर होता है, अब इस केस में अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जिसमें ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन PGT एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ईयर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि वर्नर ने अपनी थ्योरी जो प्रपोज करी थी कोऑर्डिनेशन की थ्योरी कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग, जिसमें उसने प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में चर्चा करी थी, वो कौन से ईयर में प्रपोज करी थी। इसका ईयर देखें तो इसने 1893 में ये थ्योरी प्रपोज करी थी, बस पता होना चाहिए ये डेट आपको। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे जिसमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस द DD ट्रांजिशन इज। अब जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसमें DD ट्रांजिशन होता है कलर का रीजन।
और कलर के रीजन में अब ये पूछ रहा है कि स्पिन अलाउड है, लेपोर्टे फॉरबिडन है, क्या होता है। तो सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग, सिलेक्शन रूल्स देखे जाए तो जो स्पिन सिलेक्शन रूल होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल होता है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एस शुड बी 0। और इसके अलावा जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल होता है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल जो होता है, अकॉर्डिंग टू दैट डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस का 1। ये दो चीजें हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब जो डी ट्रांजिशन हो रहे होते हैं, जो डी से डी में ट्रांजिशन होंगे, तो डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, यहाँ पे भी एल की वैल्यू 2। तो जब ट्रांजिशन होगा डेल्टा एल 2 से 2 ही जा रहा है, तो डेल्टा एल 0 होता है। इसी वजह से ये ट्रांजिशन लेपोर्टे फॉरबिडन होते हैं। इसी वजह से ये ट्रांजिशंस लेपोर्टे तो फॉरबिडन होते हैं। लेकिन अब स्पिन की बात जब आती है, तो जब ये T2G और EG में मान लीजिए स्प्लिट कर जाते हैं, ये T2G में और EG में स्प्लिट करते हैं, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ट्रांजिशन होगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे स्पिन, इसको अगर चेंज करते हैं तो ये ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन 1 2 और ये 3 स्पिन में चेंज जो होगा वो 0 होगा, कोई स्पिन में चेंज नहीं है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 यहाँ भी हैं। ओवरऑल ये स्पिन सिलेक्शन रूल में ये अलाउड होते हैं। इसी वजह से कहा जाता है डी ट्रांजिशन स्पिन अलाउड होते हैं। और स्पिन अलाउड, दो सिलेक्शन रूल में से एक फॉलो हो रहा है, दोनों फॉलो नहीं होते, इसलिए ये वीक ट्रांजिशन होते हैं। कलर उतना ज्यादा शार्प या फिर कह लो आप स्ट्रॉन्ग कलर्स नहीं दिखाते, थोड़े से कम ही कलर्स होते हैं। तो इसी वजह से ये दोनों सिलेक्शन रूल्स फॉलो नहीं करता, सिर्फ स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है, लेपोर्टे को फॉलो नहीं करता। यही बताना है। स्पिन अलाउड होते हैं, लेपोर्टे रूल अलाउड नहीं होते। स्पिन अलाउड, लेपोर्टे रूल फॉरबिडन होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब डाइइथिलीन ट्राइअमीन इज अ चिलेटिंग लिगेंड एंड फॉर्म्स चिलेट with metal ions. How does the ligand behave? ये मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है? तो डाइइथिलीन ट्राइअमीन, डाइइथिलीन ट्राइअमीन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं DIEN। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखो तो NH2 और ये 2 CH2, ये डाइइथिलीन और 3 अमीन होंगे, तो 3 अमीन होते हैं। तो नेक्स्ट, अब ये इसमें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये NH बॉन्ड, फिर से CH2 और अब लास्ट में NH2, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर में ये 2 लोन पेयर इसके, ये 2 लोन पेयर दूसरे के, ये तीसरे के, ये मिल करके एक मेटल को 3 साइड से डोनेट कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है। दिस इज अ ट्राइडेंटेड लिगेंड, मतलब 3 साइड से ये डोनेट कर सकते हैं, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड इसका इथिलीन डाइअमीन वाला पार्ट होता है, इतना आधा पार्ट। ओवरऑल पूछा था कौन सा होगा, ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा ये। नेक्स्ट देखिए द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, इनमें से किस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस सेंटर मेटल आयन फॉर्म नहीं करेगा? और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर दिखानी है तो उसके लिए इनर ऑर्बिटल, इसमें अगर ये कॉम्प्लेक्स ऐसा दिया हुआ है मेटल NH3 और Cl4, मतलब कि ये ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केसेस हैं, या तो ज्योमेट्री sp3 हो सकती है या फिर dsp2। और sp3 अगर होती है तो टेट्राहेड्रल होगा, और dsp2 होती है तो स्क्वायर प्लेनर होगी। और स्क्वायर प्लेनर के केस में जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये 4 कॉर्नर्स पे होते हैं, और मान लीजिए ये कोई AA, ये BB आयंस है, तो ऐसे केसेस में तो सिस ट्रांस पॉसिबल है, सिस ट्रांस पॉसिबल है। आप ये देख सकते हो, 2 अगर सेम साइड में है तो फिर सिस हो जाएगा, ऑपोजिट में है तो ट्रांस। लेकिन टेट्राहेड्रल, मान लीजिए ये मेटल है, ऐसे आपके एटम्स अरेंज्ड है, ये मान लीजिए AB ये एटम्स अरेंज है, तो इसमें नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। इस केस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चेक करना है इनमें से कौन से dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑप्शन नंबर 1
ऑप्शन नंबर 1 निकेल +2 है, निकेल +2 है। और ये जो NH3 और Cl है ये दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड वर्क करेंगे अगर 3D मेटल हो, तो इसके साथ तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करेंगे, तो पेयरिंग तो नहीं होगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखो तो D8 होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए D8, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी वो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा और ये मिलेगी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें तो नहीं होगी। अगले केस में देखो कॉपर +2 वाला, कॉपर +2 भी थर्ड पीरियड का ही है, सॉरी फोर्थ पीरियड का है, 3D सीरीज का है। ये सेकंड वाला कॉपर 2+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9, इसमें भी वही बात आएगी। इसके केस में होता क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ये फाइनली ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा और इसके साथ भी ये दोनों वीक फील्ड ही होते हैं, NH3Cl दोनों के दोनों वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगी। जिंक +2 वाला केस तो फुली फिल्ड होता है और ये D10 वाला केस है, D10 वाला है, इसमें भी टेट्राहेड्रल sp3, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। प्लेटिनम +2 अब हायर ग्रुप में आ जाएगा। इस केस में क्या होता है, जब हम प्लेटिनम +2 की बात करें तो क्या होगा, ये आता है 5D सीरीज का। 5D सीरीज में जो NH3 है, चाहे जितने भी लीगेंड ले लो, NH3 है और दूसरा यहाँ पे क्लोरीन है, ये दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह काम करने लगते हैं। जब आप नीचे मूव करते हो सारे एलिमेंट्स ही स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएंगे। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो ये D8 वाला होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी के ये S और ये T, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 5D, ये इसके बाद आएगा 5D के बाद 6S और ये 6P, ये वाला 6P ऑर्बिटल आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखो ये S और ये 2P, ये DsP2, यही हाइब्रिडाइजेशन चाहिए था जिसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बने और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो यही मिलके देगा आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस वाला फॉर्म। लास्ट वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक कंपाउंड। तो इनर ऑर्बिटल भी देखना है और डायामैग्नेटिसिटी भी आपको चेक करनी है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब इन सभी की हम स्प्लिटिंग को चेक करें तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में देखिए कोबाल्ट है इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो साइनाइड माइनस गिवन है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अब इनमें से अगर कोबाल्ट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा D7, D7 में अब इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, तो अब ये हम इसकी D शेल जो ड्रॉ करें और फिर S और P, इनमें इलेक्ट्रॉन्स अब ये पेयर हो जाएंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें 6 यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कंपाउंड फॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पे ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनर ऑर्बिटल तो बन जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाले केस में बी ऑप्शन, आयरन इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और +3 में D5 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक होगा। 1 2 3 4 5, ये ओवरऑल अब इसमें से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ही होगा, भले ही इनर ऑर्बिटल बनेगा, यहाँ से अंदर वाले से मिला के D2sp3 बनेगा, लेकिन
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन डायामैग्नेटिक नहीं होगा। अगले केस में आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगले केस में है आयरन इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, और Cn माइनस जो है ये मिल करके 1 2 3 4 ये अब मिल जाएगा आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो कि होगा डायामैग्नेटिक। ये 3D शेल, ये 4s और ये 4p, ये मिल करके D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बन चुका है और डायामैग्नेटिक भी है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले केस में मैग्नीज है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगले केस में जो लास्ट ऑप्शन में गिवन है डी ऑप्शन में, मैग्नीज इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मिल करके देंगे D5 कॉन्फ़िगरेशन। फिर से ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर से ऑड पेयर है, तो 1 2 3 4 5, तो ऑड पेयर में हमेशा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ही रहेगा, पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, भले ही इनर ऑर्बिटल बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो बनेगा D2sp3 मिला करके, लेकिन इनर ऑर्बिटल के साथ पैरामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक सिर्फ आपको सी ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस को जब चेक करना होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस के लिए अनसिमेट्रिकल, या फिर लिखो T2G या फिर EG, T2G और EG और EG, इनमें से कोई भी अनसिमेट्रिकल होगा, ये अनसिमेट्रिकल होने चाहिए, तभी आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस देखने के लिए मिलेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस देखने के लिए मिलेंगे। ए ऑप्शन में मैग्नीज है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वाटर इसके साथ एक वीक फील्ड लीगेंड की तरह एक्ट करेगा, और डी यहाँ पे मैग्नीज +2 यानी कि D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5 अब जब स्प्लिट करेगा T2G में और EG में, तो ये मिल करके 1 2 3 4 5 पूरे के पूरे सिमेट्रिकली फिल्ड हो रहे हैं, पूरे के पूरे सिमेट्रिकली फिल्ड हैं T2G भी और EG भी। तो सिमेट्रिक के केस में ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस नहीं दिखाएंगे। अगले केस में बी ऑप्शन में चेक करिए, बी में है मैग्नीज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये मिलकर के देंगे आपको D4 कॉन्फ़िगरेशन। और मैग्नीज अगर +3 में भी है तो सिर्फ वाटर आपका कोबाल्ट +3 के केस में स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे अभी भी वीक लीगेंड की तरह ही काम कर रहा होगा, और ये जब स्प्लिट करेगा D4 T2G में और EG में, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन विदाउट पेयरिंग। अभी आप देख सकते हैं कि EG अनसिमेट्रिकल हो चुका है, तो यस यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस होंगे। यही बताना था कि आपको कहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस होंगे, तो बी ऑप्शन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस है। सी और डी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन में है क्रोमियम इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम +3 में है यानी कि D3, और वाटर यहाँ पे क्रोमियम के साथ भी वीक ही की तरह काम कर रहा होगा, और जब ये D3 स्प्लिट करेगा T2G में और EG में, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, T2G अगर 3 है तो ये तो हर केस में सिमेट्रिकल ही रहेगा, तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस नहीं दिखाएंगे। और लास्टली डी ऑप्शन में आयरन इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है, आयरन +2 यानी कि D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और साइनाइड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी T2G और ये रहा EG, ये इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 पूरे के पूरे पेयर्ड सिमेट्रिकली फिल्ड, तो ये भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस नहीं दिखाएंगे, सिर्फ अनसिमेट्रिकल आ रहा था बी ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। बाकी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कैसे आइडेंटिफाई करने हैं आपको, वो भी एक बार देख लीजिए कि अगर कभी भी ये T2G है और ये EG है और ये EG,
तो या तो ये पूरे खाली हो, वो वाला केस तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अगले में क्या होता है, या तो ये हाफ फिल्ड हो, या तो ये हाफ फिल्ड हो, या फिर ये फुली फिल्ड हो, या फिर ये फुली फिल्ड हो। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, और थर्ड क्या है, या तो ये एम्प्टी हो। ये वाले केसेस होते हैं सिमेट्रिक के, ये होते हैं सिमेट्रिक वाले, सिमेट्रिकली फिल्ड। तो इजी इसी तरीके से हाफ फिल्ड ऐसा रहेगा और फुली फिल्ड ये रहेगा, एम्प्टी मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये सिमेट्रिक वाले केस होंगे इजी के लिए भी और T2G के लिए भी। तो इन सारे केसेस में यहाँ पे हाफ फिल्ड था, यहाँ सॉरी ये हाफ फिल्ड था पूरा, ये भी हाफ फिल्ड था। यहाँ पे ये हाफ फिल्ड नहीं था, एक खाली पड़ा था पूरा, और यहाँ पे ये पूरा मतलब यहाँ पे ये सिमेट्रिकली हाफ फिल्ड और ये पूरा एम्प्टी, यहाँ पे फुली फिल्ड और ये एम्प्टी। तो ये अलग अलग आपको शेल्स चेक करनी है जिसके अकॉर्डिंग भी आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपेबल ऑफ सर्विंग एज अ लीगेंड। कौन सा लीगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता। देखो लीगेंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लीगेंड शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी तभी वो उसके साथ जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ऑप्शंस में NH4 पॉजिटिव, ये अब लीगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट नहीं है। और NH4 माइनस में, NH4 माइनस में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही और इसके साथ 5 और 6 मिल करके ये ओवरऑल TBP काइंड ऑफ ज्योमेट्री भी बना लेगा और एक लोन पेयर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा और ये माइनस चार्ज, तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक लीगेंड की तरह एक्ट कर सकता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। और अमोनिया तो एक लीगेंड होता ही है क्योंकि इसमें लोन पेयर्स है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये डोनेट करता है और ये बाइडेंटेड, सॉरी ये बाइडेंटेड नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ अपने डोनेट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट में अब कौन सा आयन इनमें से कलरलेस होगा, कलरलेस, और ये जितने भी आयन्स आपको दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपके F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ऑल आर F ब्लॉक एलिमेंट्स। और F ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर हम सीरीज लिखें तो लेंथेनम जो कि D ब्लॉक का होता है, फिर सीरियम से स्टार्ट होती है, फिर आता है PR, सारी सीरीज लिख लेते हैं हम पहले। ये ल्यूटेशियम रहा लास्ट एलिमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले Na+3 की बात करी गई है। अगर +3 ऑक्सीडेशन में है, ये पहला एलिमेंट स्टार्ट होता है दैट मींस F1 और ये लास्ट एलिमेंट है दैट मींस ये रहेगा F0। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट हुई नहीं और ये Pr+3, लाइकवाइज आप F2 F3 ऐसे मूव करते जाओगे। अब इनमें से अगर हमें लेंथेनम और ये +3 का पूछा हुआ है दैट मींस ये F0 कॉन्फ़िगरेशन, F0 है दैट मींस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 0, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कलरलेस की बात करें तो जहां पर भी DD ट्रांस, जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही कलर शो करेंगे। कलर शो करने के लिए, कलर शो करने के लिए इसमें क्या होने चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट। तो अब यहां से इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस होगा, ये कलरलेस होगा। और यही पूछा हुआ था कौन सा कलरलेस है, फर्स्ट कलरलेस है Pr+3 F2 कॉन्फ़िगरेशन, F2 कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे तो ये कलर्ड होगा। और इसी तरीके से dy वाला केस देखिए कि गैडोलिनियम तो बीच वाला एलिमेंट होता है तो ये F7 और फिर ये F8 और ये आ गया F9 वाला केस। अब F9 है, F9 तो फिलिंग अगर हो जाएगी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है दैट मींस ये तो कलर्ड होगा, ये कलर्ड होगा। अगले केस में EU+3, EU+3 है गैडोलिनियम के जस्ट पहले वाला यानी कि F6
तो शेल अभी पूरी भरी नहीं, शेल अभी पूरी भरी नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे अनपेयर्ड, तो ये भी कलर्ड ही होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो लेंथेनम +3, और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वहीं पर आपको कलर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट केस में न्यूट्रल लिगेंड इनमें से कौन सा होगा? न्यूट्रल लिगेंड इनमें से कौन सा होगा? ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो ये होता है ऑक्जेलिक एसिड वाला, यानी कि C2O4 2-, और ये न्यूट्रल नहीं है, 2- चार्ज है। हाइड्रोक्सो होता है OH-, तो ये भी नहीं है न्यूट्रल। क्लोरो है Cl-, और अमीन होता है NH3, तो ये रहा न्यूट्रल लिगेंड, ये रहा न्यूट्रल लिगेंड। लास्ट वाला अमीन है न्यूट्रल, तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसमें देखने को मिल रही होगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसमें देखने को मिल रही होगी? ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर बनते हैं तो उस केस में ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए वो कंपाउंड, तभी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो एग्जिबिट करते हुए नजर आएंगे। अब इनमें से देखिए, तो फर्स्ट वाले में इथिलीन डाइअमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड, फॉर्म दी हुई है, कोबाल्ट इसमें है, कोबाल्ट यहाँ पे ये -2, ये अंदर -2 रहेगा और ऊपर बाहर प्लस जाएगा, दैट मींस कोबाल्ट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इथिलीन डाइअमीन ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड रहते हैं, 2 इथिलीन डाइअमीन में अटैच्ड हैं और 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। अब इसी में अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करें तो ये जो लिगेंड होते हैं ये अबव और बिलो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको ये इनकी प्लेनैरिटी ना पता हो तो फिर आप ये समझोगे कि बीच से तो प्लेन कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक अबव होता है और एक बिलो। तो अब यहाँ से सेंटर से जब आप प्लेन पास करने जाओगे तो ये वाले जो बिलो है वो आगे वाले से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इस पर्टिकुलर केस में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ये कायरल होते हैं, इनकी एक मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रही होती है जो कि इसका इनेंशियोमर कहलाता है। तो यहां से ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, तो ये ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, ये जो सिस्टम गिवन है ये सिस और ट्रांस स्क्वायर प्लेनर, अगर हम नेक्स्ट पेज में देखें ये कोबाल्ट का, नेक्स्ट यहाँ बी ऑप्शन में कोबाल्ट +3 और साथ में NH2, अगर इसमें आप सिस फॉर्म भी ले लो तो ये होता क्या, चाहे इसकी ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, चाहे इसकी ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो ये होंगे क्या, ये एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, दीज आर स्क्वायर प्लेनर, इनमें से एक ये बाइसेक्ट कर जाएंगे, ये एक स्लाइस कट मिल जाएगा, ये पूरे के पूरे एक ही प्लेन में प्रेजेंट है तो एक स्लाइस कट इनमें मिल जाएगा, स्क्वायर प्लेनर है तो इनमें स्लाइस कट मिल जाएगा, पूरे एटम्स आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दैट्स व्हाई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, और इनमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी, ये सिस फॉर्म था और ये ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इस केस में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो नहीं होगा। अब थर्ड में इसी तरीके से ये तो आपको 5 और 7 यहाँ की तो बात ही नहीं करनी है। अगला देखो, ट्रांस में यही सेम अगर ट्रांस वाला सिस्टम दे देगा उस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, कैसे आएगी, ये देखिए डी ऑप्शन में, अगर ये कोबाल्ट +3, अगर इसमें ये नाइट्रोजन और ये बिलो द प्लेन, ये इथिलीन डाइअमीन अगर ये ट्रांस में लगे हों, ये अगर ट्रांस में ग्रुप लगे हों तो ये आ जाएगा अबव और ये आ जाएगा बिलो, और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब ये देखो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है,
ये अगर आप यहाँ सेंटर से काटते हो, अगर हम यहाँ से काटते हैं तो फिर ये रिफ्लेक्ट तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसे, अगर इस ग्रुप को कुछ यहाँ सेंटर से काट, इस सेंटर से अगर आप प्लेन पास करते हो तो होगा क्या, ये परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल केस होता है। परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल को ये इसके सामने नजर आ जाएगा, ये पीछे वालों को पीछे वाले नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर जाएगी। और कभी भी इस तरीके की, जब ये दो आपको यहाँ पे दो इस तरीके के बाइडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें आपको जब ट्रांसफॉर्म होगा तब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी और ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। लेकिन सिस फॉर्म में कोई भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं नजर आएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी इनएक्टिव होगा, ये भी इनएक्टिव होगा, सिर्फ ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शोज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए पहली चीज तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले कॉम्प्लेक्सेस नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो स्क्वायर प्लेनर हो सकते हैं या फिर वो टेट्राहेड्रल हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही चाहिए, और स्क्वायर प्लेनर का मतलब वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और टेट्राहेड्रल यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो इसमें तो आपको चेक ही नहीं करना। अगले में CO का, ये आपका ब्रैकेट पहले होगा, ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है। CO का होल 4 अगर बी ऑप्शन में आप चेक करोगे तो निकेल यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकेल इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगले में देखो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और यहाँ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसमें भी आपको चेक नहीं करना, ये ऑक्टाहेड्रल के केसेस होंगे। तो चेक तो आपको बी और सी में ही करना है। बी और सी में जब चेक करोगे तो सी ऑप्शन में निकेल एग्जिस्ट कर रहा है इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, निकेल इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और साइनाइड इसमें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनमें अगर चेक करने जाओगे, निकेल +2 होता है 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इसमें जब पेयरिंग देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ओवरऑल ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ये इनर ऑर्बिटल बन रहा है, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स ये स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो बात नहीं बनेगी। अब निकेल अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन्स 3D8 और 4s2 ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 3D10 में, और 3D10 है दैट मीन्स फुली फिल्ड हो गया, ये हो गया 3D, ये है 4s, ये है 4p, तो ये पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, फुली फिल्ड हो जाएगा। तो अब ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में अब चांसेस ही नहीं बचते, ओनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि फुली फिल्ड निकेल वाली शेल मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस डज नॉट हैव d इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंटर एटम, जिसके सेंटर एटम में d इलेक्ट्रॉन ही ना प्रेजेंट हो। अगर फर्स्ट वाला केस देखो MnO4 में होल माइनस है, तो मैग्नीज इसमें एग्जिस्ट कर रहा है इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज इज इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैग्नीज +6 में है। और इसी तरीके से सारे हम इसमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे। बी ऑप्शन में कोबाल्ट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सी ऑप्शन में है आयरन इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और डी ऑप्शन में क्रोमियम इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस नॉट हैव d इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंटर एटम, सेंटर एटम में d इलेक्ट्रॉन्स ना हो, तो वो सिर्फ मैग्नीज के केस में पॉसिबल है, मैग्नीज के ही केस में पॉसिबल होगा। कैसे होगा, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसमें निकल के +6 भी नहीं होगी, आई थिंक इसमें +7 होगी,
ये हो जाएगी MnO4 माइनस, जब यहाँ पे 8 से इसमें -1 से कैंसिल आउट होगी तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। और मैग्नीज जो नॉर्मल होता है दैट इज 4s2 3d5, तो ये जितने इलेक्ट्रॉन है 7 के 7 इन द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल चुके होंगे और ये 3d0 बन जाएगा, और 3d0 यानी कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सब शेल। तो यही बताना था डी में किसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और ये देखिए बी ऑप्शन में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मींस ये D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिमिलरली आयरन +3 में D5 कॉन्फ़िगरेशन आएगा और क्रोमियम +3 में आएगा D, और इसमें 3 इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये सभी में D इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेप्ट इन द मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसमें फॉलो नहीं हो रहा? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखना है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर फर्स्ट में देखोगे ए ऑप्शन में आयरन, आयरन होगा, ये होगा ग्रुप नंबर 8 का। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर आएगा 26। कार्बोनिल ये बाइडेंटेड है तो 4 × में 2 और प्लस का 2, तो 26 प्लस का 8 प्लस का 2, 26 + 10 यानी कि 36 ऑर्गन का नियरेस्ट एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा। अगले केस में देखें बी ऑप्शन, सॉरी ऑर्गन नहीं, ये क्रिप्टॉन का नियरेस्ट आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब वेनेडियम, वेनेडियम वाले केस में ये है 23 एटॉमिक नंबर इसका, 23 + 6 × में 2, तो ये 23 प्लस का 12, ये मिल करके सिर्फ 35 ही बनेगा। तो ये अभी एक कम पड़ रहा है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करेगा। अगले केस में देखेंगे सी ऑप्शन में, ये जो कॉम्प्लेक्स है आयरन और साइनाइड का होल 6, साइनाइड का होल 6, इसमें पोटेशियम में यहाँ 4 है, दैट मींस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में -4 चार्ज आएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, साइनाइड में -1 चार्ज है तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6 × में 1 और ये प्लस का 4, तो 26 + 6 + 4 दिस इज इक्वल टू 36। ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है। और लास्टली डी ऑप्शन में मैग्नीज, इनमें अगर चेक किया जाए तो ये मेटल मेटल लिंकेज भी होगी, इसमें ये 2 मैग्नीज हैं दैट मींस मेटल मेटल लिंकेज भी होगी, और कार्बोनिल का होल 5 और दूसरी साइड भी कार्बोनिल का होल 5। जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, 25 × में 2, 25 × में 2, कार्बोनिल 5 नहीं 10 है × में 2, और ये मेटल मेटल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स लोगे, मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन्स के ये 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। अब इसमें से ये मिलेगा 50 प्लस का 20 प्लस का 2, ये वैल्यू आ जाएगी 70 और 72। ये 2 मैग्नीज के लिए, अगर एक मैग्नीज के लिए देखोगे तो 72 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी फुलफिल हो रहा है। तो ये बताना था कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिस। ये इसकी सिस फॉर्म के रिगार्डिंग ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से बनेगा क्या? यस बिल्कुल, हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा भी है अभी। इसी सेम का हमने जब ऑप्टिकल आइसोमर्स चेक कर रहे थे, कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इथिलीन डाइअमीन अगर सिस फॉर्म में होती है तो ये सेम साइड में लाई कर रहे होते हैं और ये होती है क्लोरीन। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होगा और बिल्कुल वैसा ही आपको गिवन है, बिल्कुल वैसा ही गिवन है, तो ये स्ट्रक्चर तो करेक्ट है। अगले में IUPAC नेम इज सिस डाइक्लोराइडो डाई इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट 3। अगर इसका IUPAC नेम हम लिखें तो देखो सिस तो ठीक है, तो डाइक्लोराइडो यहाँ तक भी ठीक है। इसका एक्चुअल में जो IUPAC नेम होगा दैट इज सिस, सिस फॉर्म होगी और सिस के बाद ये इथिलीन डाइअमीन, और ये अगर इस तरीके का लिगेंड होता है तो इसको 2 लिगेंड है तो बिस होगा, 3 होती तो ट्रिस होता।
तो ये इसके बाद ये डाइक्लोराइडो हो गया, ये आ गया डाइक्लोराइडो। और फिर इथिलीन डाइअमीन, जो इथिलीन डाइअमीन नहीं होता, इथेन डाइअमीन होता है, यहाँ पे इथेन डाइअमीन होगा, इथेन डाइअमीन। और बाकी का ठीक है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन में ही है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही प्रेजेंट है, तो ये तो ठीक है, लेकिन अगला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज नॉट, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ओनली वन इज द राइट आंसर। अगले केस में द पेयर ऑफ आयंस दैट मोस्ट कॉमनली फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए जो आयंस, देखो मरकरी इन द +1 स्टेट बनाता है, मरकरी +1 स्टेट में बनाएगा, +2 वाला नहीं होगा। मरकरी इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये रहा, और कॉपर ऑल्सो इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा, ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होते हैं, ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में एग्जिस्ट करेंगे। मरकरी जहां जहां +2 में है और कॉपर +2 में नहीं, +1 में ये फॉर्म करेगा। अब देखें अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म व्हेन द लीगेंड इज, लीगेंड यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब लीगेंड होते हैं स्ट्रॉन्ग, लीगेंड जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लोरीन एक वीक फील्ड लीगेंड है, और वीक में तो बनेगा ही नहीं, वाटर इज ऑल्सो अ वीक फील्ड लीगेंड। जनरली एक जब कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है उसके हिसाब से भी आप इसकी स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये रहा नेक्स्ट, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन द मॉलिक्यूल विल हैव ज्योमेट्री। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में तो हमने बात करी ही है, ये होते हैं स्क्वायर प्लेनर वाले, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वाले होते हैं। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो ही आपको ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। टेट्राहेड्रल जब बनते हैं इन दैट केस sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और DsP2 कब बनते हैं, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड देखा जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के प्रेजेंस में ऐसा होता है। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी बात ही नहीं होगी, बिकॉज ये तो स्टीरिक नंबर 5 वाला केस हो गया, TbP तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला केस हो गया। ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देंगे, तो ये बनेगा DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर sp3d, या फिर sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाले होंगे। और यहाँ लास्टली ट्राइगोनल, तो यहाँ कोई एक्सिस्टेंस होती ही नहीं है। अगले में देखें, अगले में ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाई एक्सेप्टर लीगेंड। पाई एक्सेप्टर लीगेंड वो होंगे जो सिग्मा से डोनेट करते हैं, ये लीगेंड सिग्मा से तो डोनेट करते हैं लेकिन पाई में एक्सेप्ट कर लेते हैं, पाई में एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसी वजह से इनको इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, इनमें वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब नेक्स्ट में देखिए अमोनिया, अमोनिया में सिर्फ लोन पेयर प्रेजेंट। अब अमोनिया जो केस है ए वाले में NH3 में लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, दैट मींस इसमें ये सिर्फ सिग्मा के थ्रू डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिससे वो एक्सेप्ट कर ले इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से बी ऑप्शन में इथिलीन डाइअमीन, EN इथिलीन डाइअमीन, ये होता है CH2 दो मॉलिक्यूल्स, मतलब इथिलीन और डाइअमीन दोनों से ही दो NH2 के मॉलिक्यूल्स, और इनमें भी कोई एटम ऐसा नहीं है जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, और ये दोनों ही सिग्मा के थ्रू डोनेट करते हैं मेटल सेंटर को, ये दोनों डोनेट करते हैं और ये भी सिग्मा डोनर ही, और बाइडेंटेट होते हैं। सी ऑप्शन में डाइइथिलीन ट्राइअमीन, डाइइथिलीन ट्राइअमीन, सी ऑप्शन में अगर इसका स्ट्रक्चर देखो डाइइथिलीन, तो इसमें इथिलीन के दो मॉलिक्यूल्स और बीच में NH और फिर से इथिलीन और ये NH2 ये होता है डाइइथिलीन ट्राइअमीन। इसमें तो 3 सेंटर से ये बाइंड करता है मेटल से, लेकिन कोई भी यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये भी सिग्मा डोनर ही होता है।
अब लास्ट वाले में देखो ट्राईफ्लोरोफॉस्फीन, ट्राईफ्लोरोफॉस्फीन यानी कि PPH3, सॉरी ट्राईफ्लोरोफॉस्फीन यानी कि PF3। PF3 के केस में फॉस्फोरस के सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन एटम्स होते हैं और इसमें होता है लोन पेयर्स। तो ये लोन पेयर के थ्रू सिग्मा से डोनेट तो कर सकता है, लेकिन फॉस्फोरस में होते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल, इसके पास होते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल, जिसमें ये एक्सेप्ट कर सकता है पाई, इसी वजह से पाई एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है, पाई एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है। तो लास्ट वाला होगा पाई एक्सेप्टर लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन का ट्रेंड आपको बताना है। वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और एनर्जी में हम यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करेंगे, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं कि CFSC का ऑर्डर क्या होगा। CFSC का ऑर्डर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बेसिस पे आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड यहाँ क्या होगी, इन सभी में देखो NO2, NH3 और वाटर में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा NO2, फिर उसके बाद होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग, फिर लास्टली होते हैं ऑक्सीजन वाले, दैट इज वाटर। तो यही हो जाएगा CFSC का ट्रेंड। तो इसके रिवर्स होगी वेवलेंथ की, इसके रिवर्स हो जाएगा वेवलेंथ का ट्रेंड। तो वेवलेंथ वाले केस में वाटर की सबसे ज्यादा, फिर NH3 वाले की, और फिर NO2 कंटेनिंग ग्रुप की, क्योंकि इन सभी में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, निकिल +2 में है, निकिल यहाँ भी +2 में है और यहाँ भी +2 में है, मेटल सेम है और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है। तो सिर्फ लिगेंड पे डिपेंड करेगी, और जिसमें NO2 है वो सबसे हाईएस्ट होगा, वो सबसे यहाँ पे सॉरी लोवेस्ट होगा अगर वेवलेंथ की बात करें, क्योंकि उसकी CFSC हाईएस्ट थी। तो ये ए ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग आयंस, इन दोनों आयंस में अब बताना क्या है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम। इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का सीक्वेंस देखना है। निकेल इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है D8 कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर कोई भी यहाँ पे लिगेंड नहीं दिया गया है, दैट मीन्स इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर ये स्प्लिट कर रहा है T2G में और ये EG में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2। अगले केस में देखें, अगले केस में कोबाल्ट इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस ये D7 कॉन्फ़िगरेशन है। ये जब स्प्लिट करेगा T2G में और EG में, अब ये मिल करके देगा 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 3। अगले केस में आते हैं, नेक्स्ट में है क्रोमियम इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज D4 T2G और EG कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 4। इसके बाद दिया हुआ है आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज D5 कॉन्फ़िगरेशन। ये D5 कॉन्फ़िगरेशन और ये T2G में और EG में पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हाईएस्ट है आपके आयरन +3 के केस में, तो इसका ऑर्डर जहां हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। फिर क्रोमियम में है, फिर कोबाल्ट में है, फिर निकेल में। तो ये 4, फिर 3, फिर उसके बाद 2 और फिर 1, 4 3 2 1, दिस इज द ऑर्डर 4 3 2 1। 4 में हाईएस्ट है, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द 3D ऑर्बिटल्स विल स्प्लिट इनटू। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 3D ऑर्बिटल्स कितनी फील्ड्स में स्प्लिट करते हैं, तो अगर D5 यहाँ पे 3D अगर शेल, 3D शेल में हम ये बात काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। 3D शेल है, कोई भी D शेल है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2G में स्प्लिट करती है और EG में स्प्लिट करती है। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड की, तो उसमें ये स्प्लिट करती है, यहाँ नीचे T2 होता है और ऊपर होता है E, नीचे होता है E
और ऊपर होता है इसमें T2, और इसमें G नहीं आता बिकॉज इसमें सिमेट्री नहीं होती। G मींस जी रेड, और जी रेड तब आता है जब किसी सिमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। ऑक्टाहेड्रल फुली सिमेट्रिकल है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, और टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। दैट्स व्हाई ये कुछ E और T2 में स्प्लिट करेगा, और ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल में इनकी पोजीशन रिवर्स हो जाती है। T2G जो ऑक्टाहेड्रल में नीचे लोअर एनर्जी पे था, वो एनर्जी इसकी अब हायर हो जाती है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड, और दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ओवरऑल ये कितने लेवल्स में स्प्लिट कर रहा है? 2 लेवल्स में, एक T2 में और एक E में, EG में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में दिए हुए हैं आपको ABCD। ये यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स आयन चेक करो तो प्लेटिनम इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और प्लेटिनम होता है हायर ग्रुप का, ये होता है हायर ग्रुप का, और ये अब सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही बनाएगा। ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेंगे, और निकल कार्बोनिल के केस में निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसमें सारे के सारे फील्ड है, तो फिर ये sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका केस हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं। आयरन भी अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और 5 लिगेंड है, 5 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला केस है, दैट मींस DsP3, और क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे +6 लिगेंड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल यानी कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ए मैच कर रहा है 2 से, तो ये तो पहले से ही आपका आंसर आ जाना था, पहले से ही आपका आंसर आ जाएगा। अगले केस में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू वर्नर द कॉम्प्लेक्स आयंस, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स की जो थ्योरी थी, वर्नर थ्योरी ने क्या कहा था? हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 तरीके की वैलेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसीज और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसीज, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसीज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज में डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए लेट अस सपोज कोई एक हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को कंसिडर कर, कोई भी लेट अस सपोज इन जनरल कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया, मान लीजिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बाहर काउंटर बैलेंस करने के लिए क्लोरीन 2 प्रेजेंट है, या फिर मान लीजिए कोई सल्फेट आयन ही प्रेजेंट है जिसमें 2- चार्ज होता है। अब ये जो बाहर प्रेजेंट होती है, ये बाहर जो प्रेजेंट होती हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, इन्हें हम प्राइमरी वैलेंसीज कहते हैं, इन्हें हम प्राइमरी वैलेंसीज कहते हैं। और ये जो लीगेंड के साथ मेटल के साथ बाइंड करती है, ये अंदर जैसे अमोनिया, इसको हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं। अब ये सेकेंडरी अब इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, इसी वजह से ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, और ये मेटल के साथ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आती है जैसे ऑक्टाहेड्रल, इसी वजह से ये डायरेक्शनल होते हैं, इसी वजह से ये डायरेक्शनल होंगे। अब जो दूसरी हम प्राइमरी वैलेंसीज की बात करें तो ये बाहर प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, इसी वजह से ये आयोनाइजेबल होते हैं। और दूसरा, आयोनाइजेबल होने के अलावा फिर ये अब बाहर एक आयोनिक बॉन्ड की तरह फॉर्म, ये दोनों एक आयोनिक बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट में कह रहा है कि प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, लेकिन प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल होती है, ये गलत होगा। सेकेंडरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल लिखा है, लेकिन ये नॉन आयोनाइजेबल है, तो अगला भी गलत हो गया। प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल, यस प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, और लास्ट भी इनकरेक्ट ही गिवन है, दोनों आपकी आयोनाइजेबल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें पूछा हुआ है कि कलर्ड कॉम्प्लेक्स कौन से वाले बनाएंगे। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस की हमने बात करी थी, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मींस D1 कॉन्फ़िगरेशन, सिल्वर +1, ये अगर बन रहा है तो सिल्वर +1 में D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स। वेनेडियम +5, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स D के जाएंगे और 2 S के भी चले जाएंगे, तो ये भी D0 हो जाएगा। इन तीनों में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई दे ऑल आर कलरलेस।
और फर्स्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से डी ट्रांजिशन होगा और डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर शो करेंगे, ये कलर शो करेंगे। तो टाइटेनियम +3 ही यहाँ पे कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगले क्वेश्चन में अब ये जो UO2NO3 का होल थ्राइस और माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री इसमें क्या होगी। अब ये UO2 यूरेनियम का ये जो कॉम्प्लेक्स है NO3 माइनस होता है इसमें बाइडेंटेड लिगेंड, और जो बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी। ऑक्सीजन होता है मोनोडेंटेड, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 2 × में 1 प्लस नाइट्रेट के जो बाइडेंटेड है 3 आयंस प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8 है तो ये 5 वाले तो कट जाएंगे। अब इसकी अगर हम ज्योमेट्री बनाएं तो यूरेनियम के अराउंड एक हेक्सागन में प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे नाइट्रेट और बाइंड करते हैं ये अपनी नाइट्रोजन वाली साइड से, ये अपनी बाइंड करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाली साइड से, ये हेक्सागन बन जाता है और ये NO3 आयंस कुछ इस तरीके से बाइंडेड होते हैं और जो 2 ऑक्सीजन है इस हेक्सागन के ऊपर पिरामिड बना लेते हैं, एक अबव और एक बिलो, और ये हेक्सागन एक प्लेन में रहता है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल बाइपिरामिडल, हेक्सागोनल बाइपिरामिडल इसका शेप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड दोनों में ही निकालनी है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए तो निकाल लेते हैं, ये तो आसान ही है। D4 कॉन्फ़िगरेशन है और D4 कॉन्फ़िगरेशन पहला देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में देखो स्प्लिटिंग तो होती है T2G में और EG में, ये T2G है और ये ऊपर वाला EG है। अगर ये वीक फील्ड लीगेंड है तब पेयरिंग होगी नहीं, 1 2 3 4, और ये जो बेरी स्यूडो में सेंटर होता है इसमें इसके नीचे माइनस का 0.4 del O और ऊपर EG की तरफ प्लस का 0.6 del O। जब इसकी CFSC वैल्यू निकालोगे 3 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट प्लस के अलावा 1 × में 0.6 del O। अब ये निकल के आएगी वैल्यू माइनस का 1.2 और प्लस का 0.6 ये ब्रैकेट में del O, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का 0.6 del O। ये वीक फील्ड लीगेंड के लिए ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब दूसरा देखो, ये GIC का ही क्वेश्चन है। दूसरा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है तब ये है T2G और अगला है EG, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह आ जाएंगे तो ये जो माइनस का 0.4 del O है और ऊपर 0.6 del O है, 0.6 में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, CFSC वैल्यू 4 बराबर 4 × में माइनस का 0.4 del O, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.6 del O, 1.6 del O, ये 1.6 यहाँ 2.4 गिवन थी, ए ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, इसमें है कॉम्प्लेक्सेस, इसमें अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कौन सा कायरल वाला होगा, इनमें से कौन सा कायरल वाला होगा। तो ये जो ऑक्सिलेट दिया हुआ है, हमने अगर बात करी थी, अगर ये जितने भी केसेस हैं ये बाइडेंटेड वाले हैं, बाइडेंटेड का होगा, और ये अगर 3 इस तरीके के प्रेजेंट हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ये कंपाउंड कायरल होंगे, और ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड होंगे। तो फर्स्ट तो होगा, इसी का ही हमने ट्रांस वाला देखा था, वो इनएक्टिव था, तो ये वाला तो नहीं था। EDTA ये तो हेक्साडेंटेड होता है, हेक्साडेंटेड है और ये भी एक्टिव मॉलिक्यूल ही है, तो A and C बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव और ये दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। कहीं पे भी आपको अगर बाइडेंटेड लिगेंड अगर 2 मिल जाते हैं और वो सिस ज्योमेट्री में है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ही और ट्रांस वाले इनएक्टिव होंगे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा मिल गए तब तो वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे, बिकॉज कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। और EDTA में 6 लिगेंड्स है, बिल्कुल ऑपोजिट ऐसे टेढ़े मेढ़े प्लेन से आते हैं, कोई इसमें भी सिमेट्री नहीं होती, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और अनसिमेट और ये कायरल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ हमने कोऑर्डिनेशन के काफी बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस किए जो PGT एंट्रेंस एग्जामिनेशन
टीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।